देश के संविधान के 75 वर्षीय गौरवशाली यात्रा के पूरा होने पर संसद में चर्चा की कर रहे हैं, जिसमें विपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष के नेताओं ने अपनी बातों को रखा। आज प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक हाथ से, आपको बता दें, मनुस्मृति उन्होंने रखी, दूसरे हाथ में संविधान लेकर के सदन में अपनी बात को रखा। राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर संविधान को कुचलने का आरोप भी लगाया। सदन में खूब शोर शराबा हुआ। संविधान पर चर्चा की शुरुआत तो शुक्रवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन से हुई थी और इसके बाद सदन में पहली बार पहुंची प्रियंका गांधी ने भी संविधान की चर्चा पर बोलते हुए केंद्र सरकार को घेरते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। तो वहीं प्रियंका गांधी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर जम करके हमला बोला है। आज भी सदन में संविधान पर खूब गर्मा गर्मी महसूस की गई है, लेकिन सबको इंतजार था विपक्ष के आरोपों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर हो रही चर्चा पर क्या बोलेंगे। जैसा कि लोगों को अनुमान था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत संविधान के गौरवशाली इतिहास से की। पीएम ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और पीएम ने हिंदुस्तान की विकास गति पर संतोष जताते हुए कहा कि देश जल्द ही तीसरी आर्थिक व्यवस्था यानी कि शक्ति जो है वो बन जाएगा। आज से अपने भाषण में पीएम ने पंडित नेहरू से लेकर के राहुल गांधी पर चुन चुन कर तीखा हमला बोला है। पीएम ने कहा है कि जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी तब तब कांग्रेस को याद किया जाएगा कि कांग्रेस ने कैसे संविधान का गला घोटा था। और इसी के साथ आपको बताएं, देखिए, हम आपको सदन की दो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीर जो है, इसमें से पहली तस्वीर आपको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आप देख रहे हैं, जिसमें वो एक हाथ में मनुस्मृति लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में देखिए वो संविधान की प्रति लिए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जिन्होंने संविधान पर चर्चा के दौरान आज गांधी परिवार पर और कांग्रेस की सरकार पर जम करके हमला बोला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान पर चर्चा करते हुए बोलते हुए कांग्रेस के परिवारवाद पर जमकर के हमला बोला है। पीएम ने कहा है कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया और इसलिए देश को क्या क्या हुआ ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चलती रही है। हर स्तर पर परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर के भी तीखा हमला बोला। पीएम ने अपने हमले में नेहरू द्वारा लिखी एक चिट्ठी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 1991 में नेहरू सरकार ने पाप किया था। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। 1951 में
ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं। तो न केवल नेहरू बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान इमरजेंसी को लेकर के भी इंदिरा गांधी सरकार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो पाप नेहरू जी ने किया था, इंदिरा ने उसे और खाद बीज दिया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में यह संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था? उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहबानो केस का भी यहां पर जिक्र किया है। उन्होंने शाहबानो केस का जिक्र करते हुए राजीव गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और जम करके हमला बोला है। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। आदरणीय सभापति जी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। तो देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी रहे। क्या कुछ उन्होंने मनमोहन सिंह को लेकर के कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। एक किताब को मैं कोट कर रहा हूं। उस किताब में जो लिखा गया है और उसमें प्रधानमंत्री उस समय के मेरे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको कोट किया है। उन्होंने कहा है, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जो किताब में लिखा गया है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है। सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई। संविधान निर्माताओं ने चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री की कल्पना तक ही हमारा संविधान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा प्रहार किया और कहा कि एक अहंकारी व्यक्ति ने कैबिनेट के फैसले की कॉपी को सबके सामने फाड़ दिया और वो लोग आजकल संविधान अपनी जेब में लेकर के घूम रहे हैं। भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने
पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। और दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। ये कौन सी व्यवस्था है? पीएम ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के भी कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार जो आने के बाद ही ओबीसी को आरक्षण मिला है। आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी है। इतना ही नहीं, सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण इन लोगों ने किए हैं। बाबा साहब आंबेडकर समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण के लेकर के आए। उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई, तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण मिला। तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। ये कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो आज देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग भी देश की सेवा करते, लेकिन नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। और वहीं पीएम मोदी से पहले आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संविधान की चर्चा में हिस्सा लिया और केंद्र पर संविधान पर हमले का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सावरकर का जिक्र करते हुए संघ और सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच की है। मनुस्मृति इज लॉ। दीज आर द वर्ड्स of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. और वहीं राहुल गांधी ने संभल हिंसा और हाथरस मामले पर बीजेपी सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा कि आप एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। संभल केम टू सी मी। इनोसेंट पीपल, दे हैड डन नथिंग, दे वर जस्ट, वो बस पास में थे। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? और संविधान चर्चा के दौरान आरक्षण का मुद्दा भी बेहद गर्म रहा था और राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ेंगे। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। और अब आपको सुनाते हैं कि वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी की स्पीच पर क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे। फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ।
अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। और वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के बयान पर अपनी राय रखी। और लंबा भाषण था, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगी, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और फिर जो ये कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनका आरक्षण छिना है। तो देखिए, संसद में जहां संविधान पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर अन्नदाताओं का आंदोलन भी जारी है। जी हां, अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम बात आंदोलन की करेंगे। तो अभी तक सरकार और किसानों के बीच में बात नहीं बन पा रही है। किसान हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली कूच करना चाहता था, लेकिन वो किसान एक बार फिर दिल्ली नहीं पहुंच सके हैं। जी हां, पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल की बैरिकेडिंग जो हुई है वहां पर ही रोक लिया है। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, जिसमें 10 किसान घायल हो गए। घंटों तक किसानों और पुलिस के बीच में कहासुनी होती रही। किसान करीब 2 घंटे तक दिल्ली में घुसने की जद्दोजहद करते रहे। दोपहर 2 बजे दिल्ली मार्च को टालते हुए किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया और इन सब के बीच में किसानों के ऊपर पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। किसानों का आरोप है कि वाटर कैनन में घग्गर नदी का गंदा और केमिकल वाला पानी इस्तेमाल किया गया। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन आज किसानों को फिर से दिल्ली आने से रोकने में पुलिस कहीं ना कहीं कामयाब हो गई है। इससे पहले भी किसान दिल्ली में कूच करने की कोशिश कर रहे थे। किसान और सरकार के बीच में आखिर अब बात कब बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है। किसान सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की जिद पर अड़े हुए हैं। और इसी के साथ आपको देखिए हम तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप किसानों के जो आंदोलन है उसकी जो 5 तस्वीरें देखेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि आज दिन भर क्या कुछ जो हुआ है। तो किसान आंदोलन में आज क्या कुछ रहा, इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किसानों के आंदोलन की 5 तस्वीरों को आपको हम दिखा रहे हैं। उनके संघर्ष को देखिए कि कैसे किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की जद्दोजहद में लगे रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लौट करके किसानों को वापस आना पड़ा और अब वो 16 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में है। तो ये देखिए, ये हम आपको 5 तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और वहीं आप तस्वीरें देखिए कि लगातार जो है किस तरह से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है। किसानों के आंदोलन के जरिए जो है किसान भले ही आज फिर से वापस लौट आए हैं, लेकिन वो हार नहीं मानने वाले हैं और किसान आंदोलन अभी भी जारी है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने आज 101 किसानों के जत्थे को आगे बढ़ने से बुला लिया है, लेकिन उनके पास उसके बाद उन्होंने जिस तरह से बताया कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या कुछ आगे की रणनीति होगी वो सब आप तक पहुंचाई जाएगी। किसान नेता पंढेर ने ये कहा है कि अब किसान और बड़ा आंदोलन करेंगे, ये रणनीति है उनकी। 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर के पूरे देश में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और अपनी मांगों को लेकर के फिर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और यही नहीं, इसके अलावा 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक रेल रोको अभियान भी चलाया जाएगा और इसके अलावा 18 दिसंबर तक किसानों का कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेंगे। आज भी हमें जवाब नहीं मिलेगा जो हम जवाब केंद्र से मांगते हैं। 100 आदमी का जत्था
देश के अमन कानून के लिए किस तरह से खतरा है, इसका जवाब चाहिए। आप संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हो। कौन सा देश का संविधान किसानों के ऊपर इस तरह से बल प्रयोग करने का इजाजत देता है? सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मिलकर गेम खेल रहा है। और देश की पार्लियामेंट में हमारे किसान मजदूर के मुद्दे पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है। आने वाले समय में जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया है, एक तो 16 को ट्रैक्टर मार्च होगा पंजाब को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में होगा, और दूसरा 18 तारीख को 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 18 दिसंबर को 12 बजे से लेके 3 बजे तक पंजाब में केवल पूरी तरह रेलें जाम की जाएंगी। और हम पंजाब के पूरे किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, रेडी फड़ी वाले, विद्यार्थी, मुलाजम, सभी तबकों को अपील करते हैं। और देखिए, आइए अब आपको हम बताते हैं कि साल 2024 में हुए किसान आंदोलन में अब तक क्या कुछ हुआ है। तो देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं 13 फरवरी 2024 को किसान दिल्ली की रवानगी हुई थी। पुलिस ने शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें रोक दिया था। 21 फरवरी की बात करें तो पुलिस और किसानों के बीच में टकराव, बठिंडा में शुभ करण की मौत और कई किसान इसमें गिरफ्तार हो गए थे। तो वहीं 17 अप्रैल की अगर हम बात करें तो किसानों की रिहाई की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक को जाम किया गया था। 2 सितंबर शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी। और इन सब के साथ 18 नवंबर की अगर हम बात करें तो किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। 26 नवंबर को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया और किसानों ने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया था। तो वहीं 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की और हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस से उनको खदेड़ दिया था। 8 दिसंबर की चलिए बात करते हैं, जहां पर दोबारा दिल्ली कूच की कोशिश की गई। हरियाणा पुलिस ने उन्हें एंट्री नहीं दी, किसान वापस लौट गए। 14 दिसंबर किसानों के जत्थे को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया और किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। तो ये ग्राफिक्स के जरिए अब तक क्या कुछ रहा। लेकिन चलिए अब हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर किसानों की मांग क्या कुछ है, जिसको लेकर के लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एमएसपी की मांगों को पूरा किया जाए, ये उनकी प्रथम मांग है। किसान मजदूरों की कर्ज माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। पिछले आंदोलन की 12 मांगों को पूरा किया जाए, ये भी उनकी प्राथमिकता है। और वहीं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए, ये उनकी मांग है। तो ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिसके जरिए जो है यहाँ पर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं।